हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए चैप्टर 6 भी लेकर आ गए हैं, दैट इज द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये सिंगल पार्ट रहेगा। जैसे ह्यूमैनिटीज प्रो सीरीज में हम ऑलरेडी लास्ट 12 चैप्टर्स भी अपडेट कर चुके हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के। तो चैप्टर 13 हम लेकर आ गए हैं अगर हम सीक्वेंस में चले तो, और इस बुक की बात करें तो चैप्टर 6 लेकर हम आ गए हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक चेकलिस्ट आप सबने चेक कर लेनी है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इसी सिंगल पार्ट में ओवरऑल टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। राइट, तो आप देख सकते हैं कि सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। राइट, वन बाय वन समझेंगे, सिंपल। सो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। राइट, इमरजेंसी का बैकग्राउंड अगर आपने अच्छे से नहीं क्लियर किया तो इस चैप्टर की टेंशन पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम तक आपको होने वाली है, ये आप ध्यान रख लेना। राइट, तो चलिए इस टेंशन को खत्म करते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी का बैकग्राउंड। राइट, सिंस 1967 इंदिरा गांधी हैड इमर्ज एज अ टॉवरिंग लीडर विद ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी। राइट, देखो भाई 1967 से, सिंस 1967 से भाई 1971 तक, जब तक फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन नहीं हुए, और 71 के बाद इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत राइज, मतलब इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी थी। राइट, एक पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है, दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन पार्टी कंपटीशन बिकेम बिटर एंड पोलराइज। और ये पीरियड आल्सो पार्टी कंपटीशन, मतलब पार्टी के बीच कंपटीशन और बिटर पोलराइज भी करता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, मतलब इस पीरियड में पार्टी में कंपटीशन भी बढ़ता है और पार्टी बिटर पोलराइज दोनों बन जाती है। Is that clear? Right? This period also witnessed tensions in the relationship between the government and the judiciary. तीन पॉइंट, मतलब तीन बातें आपने एक ही पॉइंट में देख ली। पहला पॉइंट, इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी भी इसी पीरियड में राइज होती है। सेकंड पॉइंट, इंदिरा गांधी जी की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन भी बढ़ता है। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बिकेम द बेटर एंड पोलराइज। तीसरा पॉइंट, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच टेंशन भी क्रिएट होती है। याद रहेगा ना, ऐसे याद करना है। राइट, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, भाई ये पॉइंट आपने रखना है। राइट, इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को। तो भाई इसी वजह से टेंशंस भी क्रिएट हो जाती है दोनों के रिलेशनशिप में। राइट, एंड द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट दिस स्टैंड ऑफ द कोर्ट वाज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट के स्टैंड डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो कौन सही है कौन गलत, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है। राइट, 1971 में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रीस्टोर तो कर लेती है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही की वही होती है। राइट, और हमारा टॉपिक है इमरजेंसी का बैकग्राउंड। इमरजेंसी 1975 में डिक्लेयर हुई थी 25 जून को। तो उससे पहले वाला जितना, मतलब पीरियड रहा था ना, राइट, उसमें पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत देखा गया था। तो आपने सबसे पहले तो ये याद कर लेना, एकदम माइंड में पॉइंट को रखना है। पहला पॉइंट ये कि इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती है, लेकिन पार्टी में कंपटीशन भी बढ़ता है, पार्टी बेटर पोलराइज भी बन जाती है। राइट, ये आपने याद रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, जुडिशरी गवर्नमेंट के बीच रिलेशनशिप में टेंशन। सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। राइट, गवर्नमेंट कह रही है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि भाई जुडिशरी के स्टैंड्स, कोर्ट के स्टैंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो कौन सही कौन गलत, तभी तो मजे आएंगे। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ आएगा। हो रही तरह इस चैप्टर में टेंशन,
पूरी टेंशन दूर कर दूंगा आपकी। बस भाई वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, राइट। अब देखो थर्ड पॉइंट, द कांग्रेस ऑल्सो एलिग दैट द कोर्ट वाज अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इट वाज बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स। देखो यहाँ कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि कोर्ट ना एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है, ऊपर से हमें गरीबों का भला नहीं करने दे रहा, राइट। वेलबिंग ऑफ ऑल, जैसे स्पेशली प्रो पुअर प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रो पुअर प्रोग्राम्स को भी लॉन्च नहीं करने दे रहा, उसके बीच में भी अड़ंगा डाल रहा है, ऑब्स्टेकल, रुकावटें ला रहा है। तो एक तरह से कांग्रेस का कहना था इस टाइम पे कोर्ट के सारे एक्ट, मतलब कोर्ट के सारे स्टैंड्स, कोर्ट एक तरह से कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट कर रही है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है, सिंपल। The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalized and that governmental authority was being converted into personal authority. एक चीज आपने और देखनी है, पार्टीज के अंदर और भी जितनी पार्टी थी वो इस चीज का भी अपोज कर रही थी कि भाई देखो कांग्रेस ने ना, इंदिरा गांधी जी ने, रिस्पेक्ट करेंगे भाई, राइट, हमारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का, राइट, पर्सनल यूज किया है, राइट। मतलब रायबरेली सीट पे पर्सनल यूज किया हुआ है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज। आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, आप अपने मतलब सीट पर सारे पैसे सारी चीजें नहीं लगा सकते। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर आप बने हो तो आप देश के प्रधानमंत्री हो, राइट। आप गवर्नमेंट की कोई मशीनरी, कोई भी चीज, कोई भी अथॉरिटी पर्सनली यूज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी से मतलब यही हम कह सकते हैं गलती हुई थी, राइट। अब देखो इंसान से ही गलती होती है और इंसान ही अच्छा करता है यार, सब बातें हैं, लेकिन आपने बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से करनी है। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना, बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, तो पहले 3 पॉइंट आपने ऐसे लिखने हैं एज इट इज, और उसके बाद एक एक करके टॉपिक कवर करना है, राइट। इकोनॉमिक कंटेस्ट, प्रोटेस्ट फ्रॉम गुजरात, प्रोटेस्ट फ्रॉम बिहार, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, इज दैट क्लियर। तो चलिए सबसे पहला हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्लियर करेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन को समझेंगे, राइट। तो इन द इलेक्शन ऑफ 71, राइट, 71 के इलेक्शन में कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ ओए होए 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 गरीबी हटाओ, ये स्लोगन दिया था, गरीबी हटा देंगे, राइट। द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर 71 एंड 72, लेकिन स्टिल कंट्री की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन 71 72 के बाद भी इंप्रूव नहीं हो पाई, राइट। एंड द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट अ हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियाज इकोनॉमी, बांग्लादेश क्राइसिस ने हमारी इंडियन इकोनॉमी पर काफी अच्छा खासा मतलब इम्पैक्ट दिया था, मतलब सारे रिसोर्सेज तो हमने इन्हीं में लगा दिए, राइट। तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंदिरा गांधी जी ने, मतलब जो जो रिफ्यूजीज माइग्रेट होके इंडिया में आए थे ना, तो उनकी इकोनॉमिकली हमने हेल्प करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। इस वजह से भी इंडिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा था, एक रीजन ये भी है इकोनॉमिक सिचुएशन को वर्स्ट करने का, राइट। सेकेंड पॉइंट, अबाउट 8 मिलियन पीपल क्रॉस्ड ओवर दी भाई देखो हंस के पढ़ो, ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया, लगभग 8 मिलियन लोग ईस्ट पाकिस्तान से छलांग लगा के इंडिया में आ गए, राइट। दिस वाज फॉलोड बाय, एक चीज बताऊं, पास आगे बताऊं, आगे नहीं खत्म करा बस, 10 दिन के लिए कोई घर में आ जाता है ना तो यही सोचते हैं कब जाए लेट्स से भाई देखो, किडिंग, जस्ट किडिंग, बट स्टिल भाई 8 मिलियन पीपल्स बांग्लादेश से, ईस्ट पाकिस्तान से, जो ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बनता है, इंडिया में आ गए। दिस वाज फॉलोड बाय वॉर विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने हमारे साथ वॉर कर दिया वेस्ट पाकिस्तान में, राइट। आफ्टर द वॉर यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया, और वॉर के बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी सारे एडेड देने से मना कर दिया, स्टॉप कर दिया। इकोनॉमिक सिचुएशन तो वर्ष दिखती बातें होनी है, राइट। आई होप मजे के साथ समझ भी आ रहा है, राइट। यूएस गवर्नमेंट ने भी सारे एडेड देने से मना कर दिया था, मतलब स्टॉप कर दिया, राइट। इसके बाद प्राइजेस इंक्रीज बाय 23% इन 73 एंड 30% इन 1974,
एक साल में 7% इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई 7%, प्राइस मतलब इंक्रीज हो गए, मतलब एक साल में। भाई देखो 23% 73 में थे, 30% 74 में हो गए, राइट। सच अ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड मच हार्डशिप टू दी पीपल। लोगों ने काफी ज्यादा हार्डशिप सफर करी हाई लेवल पे। एक इतनी तगड़ी महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, राइट। दिखती बातें बढ़नी है। 56 रुपीज में आज 1 लीटर दूध आ जाता है, यस। अब एकदम से इसमें मान लो एक साल में 7% रेट बढ़ जाएगा, तो आम आदमी तो बेचारा, भाई समझ जाओ यार, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, समझ जाओ। बेशक 100 रुपए उसको रोज अलग चीज पे खाने पड़े, लेकिन जब 56 रुपए का दूध उसको 65 रुपए में मिलेगा ना, या फिर 60 रुपए में 2 4 5 रुपए बढ़ भी जाएंगे, बोलता जरूर है। समझ पा रहे हो ना। तो ये सब रीजन थे जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई, राइट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी लो हो गई थी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बहुत बड़ा था, पर्टिकुलरली इन दी रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा था पर्टिकुलरली, राइट। इसके बाद मॉनसून फेल्ड इन 72 73, मॉनसून भी फेल हो गया था, बारिश ही नहीं हुई। दिस रिजल्टेड इन अ शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में शार्प डिक्लाइन देखा गया, राइट। फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%, 8% फूड ग्रेन का आउटपुट डिक्लाइन हो गया। देखो भाई ये छोटी छोटी बातें आपने अलग से मार्क करनी है, राइट। इसके बाद देयर वाज आल्सो एन इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ मार्क्सिस्ट ग्रुप्स, मार्क्सिस्ट ग्रुप्स बड़ा था, लेनिनिज्म मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी वाला, वो डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, और ये वाला ग्रुप ना पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं रखता था, ये भी आपने ध्यान रखना है। दीज ग्रुप्स हैड टेकन टू आर्म्स एंड इंसर्जेंस टेक्निक्स, इस ग्रुप ने आर्म्स इंसर्जेंट टेक्निक्स मतलब एक तरह से स्टार्ट करी फॉर द ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर एंड द एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब अपना पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश इन ग्रुप्स ने करी, राइट। नोन एज द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाउ माओइस्ट ग्रुप्स और नक्सलिस्ट। एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म वाली विचारधाराएं एक तरह से सप्रेस करनी इन्होंने स्टार्ट करी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट मेजर किया था इनको रोकने के लिए, इनको सप्रेस करने के लिए। बट द थिंक इज मौका इनके लिए भी अच्छा था, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो मौका अच्छा मिला ही। इस बार सटीक मौका मिल गया अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को कि देश में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, इकोनॉमिक कंटेक्स अगर देखोगे ना 1972 और 73 के बाद, तो बिल्कुल आपको खराबी दिखेगी। यही बैकग्राउंड तो इमरजेंसी है। तो क्या इस वजह से इमरजेंसी लगी थी? इस वजह से तो लगी थी, लेकिन और भी रीजन थे, अभी हम पढ़ेंगे, पेशेंस रखो, राइट। अब देखो सेकेंड पार्ट है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। देखो गुजरात से भी मूवमेंट देखा गया प्रोटेस्ट, बिहार से भी मूवमेंट देखा गया। मूवमेंट के रीजन कुछ हद तक सिमिलर थे, रीजन की बात करें तो एक ही थी, लीडरशिप अलग थी, बट स्टिल दोनों स्टेट में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, ये आपने ध्यान रखना है, राइट। अब क्या है यहाँ पर आपने ध्यान से सुनना है। जनवरी 74 में स्टूडेंट्स गुजरात स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एंड अगेंस्ट करप्शन इन हाई प्लेसेस। गुजरात के स्टूडेंट ने जनवरी 74 में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया इन रीजन की वजह से, हाईलाइट कर लेना अलग से, राइट। द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वाज ज्वाइंड बाय मेजर अपोजिशन पार्टीज, इनके प्रोटेस्ट को अलग अलग मेजर अपोजिशन पार्टी ने भी मतलब ज्वाइन किया था, अलग अलग अपोजिशन पार्टी से। दिखती बात है भाई, उन्हें मौका मिल गया थोड़ा छक्का मारने का, राइट। एंड बिकम वाइड स्प्रेड लीडिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। यहां तक कि अपोजिशन पार्टी ने ये तक डिमांड राइज कर दी थी कि पूरे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, प्रेस इलेक्शन होने चाहिए। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा जनवरी 1974 में, रीजन ये थी। समझ आ रहा है ना बिल्कुल अच्छे से, राइट। अब इसके बाद जो मुरारजी देसाई थे ना, ये यहाँ के लीडर थे, मतलब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस ओ, हु वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी व्हेन ही वाज इन द कांग्रेस। जब ये कांग्रेस में थे तो इन्होंने मतलब कांग्रेस ओ में ही थे ऑब्वियसली, अनाउंस दैट ही वुड गो एंड, तो मुरारजी देसाई या प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस को के प्रोमिनेंट लीडर थे, राइट।
हु वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी, मेन राइवल भी थे मतलब इंदिरा गांधी के। when he was in the congress announced that he would go on an indefinite fast if fresh election were not held in the state। इन्होंने एक लाइन बोली कि अगर गुजरात में फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे तो मैं इंडेफिनेट फास्ट रखूंगा। जैसे पोटी श्री मुल्लू ने रखा था 56 डेज का पास्ट, सॉरी 56 डेज का पास्ट नहीं फास्ट व्रत, राइट, विशाल आंध्रा मूवमेंट के बाद आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए। बट जब उनकी जान चली गई तो फिर स्टेट तो खैर क्रिएट हो ही गया। बट यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा तो मैं इंडेफिनेट फास्ट रखूंगा, राइट, अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स। भाई प्रेशर बढ़ता चला गया स्टूडेंट्स के थ्रू, राइट। अब इनको सपोर्ट किया अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने, राइट। फिर फाइनली असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 75। जून में गुजरात के अंदर इलेक्शंस हो गए और इस इलेक्शन में फिर कांग्रेस हार गई। कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन। हारनी तो थी भाई, कंट्री की सिचुएशन ऑलरेडी आप अभी देख के आए हो, तो क्यों ना हारे भाई। ऊपर से ये रीजंस सेम भाई, यहाँ पर भी वही रीजन था बिहार में भी। मार्च 74 में यहाँ के स्टूडेंट भी इकट्ठा होकर मतलब प्रोटेस्ट करने लगे, वही राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। आफ्टर अ पॉइंट दे इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण। यहाँ के सभी लोगों ने जेपी नारायण को इनवाइट किया, who had given up active politics, पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे, एंड वाज इन्वॉल्व इन सोशल वर्क, समाज सेवा में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी, टू लीड द स्टूडेंट मूवमेंट, राइट। स्टूडेंट मूवमेंट को लीड इन्होंने करा एक तरह से, इनको इनवाइट भी किया गया। बिहार के अंदर भी प्रोटेस्ट कुछ मतलब रीजन तो वही था, राइट। बस यहाँ जेपी नारायण और यहाँ पर मोरारजी देसाई, सिंपल। अब देखो, he accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself बिहार। देखो इनका मकसद था कि खाली बिहार में ही ना रहे मूवमेंट, ये मूवमेंट पूरे देश में फैलना चाहिए। सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन पूरे देश की वर्स्ट है, सिंपल। तो जेपी नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार। तो पहले तो उन्होंने डिमांड करी कि कांग्रेस गवर्नमेंट डिसमिस होनी चाहिए बिहार की, एंड गेव अ कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, टोटल रेवोल्यूशन किसने मतलब किसने कॉइन किया था, किसने कॉल, किसने बोला था, इसके ये थॉट्स थे। जेपी नारायण ने डिमांड करी एंड गिव अ कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन इन दी social and economic political spheres in order to establish what he considered to be true democracy, right। जेपी नारायण ने टोटल एवोल्यूशन की कॉल करी, मतलब बोला यहाँ संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तीनों स्पेयर में चेंजेस, राइट। और ये बोला कि भाई देखो कांग्रेस डिसमिस, सबसे पहले तो यही बोला कि कांग्रेस गवर्नमेंट बिहार से डिसमिस होनी चाहिए, राइट। और भाई क्या क्या चीज कंसिडर की जानी चाहिए ट्रू डेमोक्रेसी में, वो होनी चाहिए, सिंपल। ट्रू डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेटिक क्राइसिस तो देखने को मिल ही रहा था, राइट। क्योंकि इंदिरा गांधी जी, अभी देखना आप, अपनी पावर का मिसयूज करेंगी, अपने गवर्नमेंट रिसोर्सेज का उन्होंने मिसयूज किया था। तो कुल मिला के बात यह है कि पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों था बिटवीन दी 1973 एंड 1975। इज दैट क्लियर, राइट। इस तरह से आपने याद रखना है, सिंपल। alongside the agitation led by जयप्रकाश नारायण, the employees of the railway gave a call for a nationwide strike। अब इन्होंने मतलब एक साइड पर ये चीज भी बोल करी कि सारे रेलवे के मतलब जितने एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक्स करें, हड़तालें वगैरह करें। और इस टाइम पर जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे के मिनिस्टर थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। दिस थ्रेटेंड टू पैरालाइज द कंट्री। इन 75 जेपी लेड अ पीपल्स मार्च टू दी पार्लियामेंट, राइट। फिर देखो जब ये मतलब कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया, तो मैंने बोला कि बिहार का प्रोटेस्ट अधूरा रह गया, अब बिहार से एंटायर कंट्री में फैला दिया। फिर भाई 75 में जेपी नारायण पार्लियामेंट के बाहर लोगों को इकट्ठा करके मार्च निकाल रहे हैं, रैली। और फिर भाई रामलीला ग्राउंड में भी लेके जाएंगे काफी लोगों को इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए, अभी हम देखेंगे। तो कुल मिला के बिहार और गुजरात, मतलब गुजरात और बिहार, इन दोनों मतलब स्टेट में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। सिचुएशन आपको पता ही है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, राइट। इज दैट क्लियर, सिंपल। बट कंसल्टेशन विद सीनियर जज, अब गवर्नमेंट ने सीनियोरिटी साइड करके एएन रे को अपॉइंट कर दिया एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एएन रे मतलब इनका पूरा नाम अमित नाथ रे था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भाई दिक्कतें तो आएंगी, टेंशन तो पैदा होंगी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच, राइट।
द अपॉइंटमेंट बिकम पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल, इस अपॉइंटमेंट से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज बहुत देखी गई, राइट, बिकॉज ऑल द थ्री जजेस हु वर सुपरसीडेड, तीनों जज को सुपरसीड कर दिया, had given rulings against the stand of the government. तो गवर्नमेंट ने अमितनाथ रे को अपॉइंट कर दिया एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपना पर्सन बिठा दिया ताकि आगे उस पर हम फोर्स कर सकें और जुडिशरी को अपने अकॉर्डिंगली चला सके। ये सब बातें गलत है यार। हमारे कंट्री की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकती है, गवर्नमेंट एक एक चीज में मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। न्यायपालिका एक अलग स्ट्रक्चर है, बेशक 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी अनदर ऑर्गन है बट है हमारे ही गवर्नमेंट का पार्ट, बट इंडिपेंडेंट है। तो सब कुछ तो 11th में पढ़ा ही है, तो जब इसमें खिचड़ी पकेगी तो यार दिक्कत तो आनी है, राइट? इज दैट क्लियर? अब देखो भाई, आपको समझ आ गया हो बैकग्राउंड तो इमरजेंसी के तीनों पार्ट। अब हम आगे चलेंगे, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इस टॉपिक में हम समझेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ध्यान से सुनना, राइट? ऑन 12th of June 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट पास द जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधीज इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जजमेंट दी कि इंदिरा गांधी जी के लोकसभा के इलेक्शन इनवैलिड है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। एंड शी वाज यूज द गवर्नमेंट मशीनरी, बोला कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज किया है for election campaign. The judgment of the High Court meant that legally she was no more an MP and therefore could not remain the PM unless she was once again elected as an MP within 6 months. तो भाई जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया था कि इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली जो उनकी सीट थी, राइट, उस सीट पर पर्सनली मशीनरीज गवर्नमेंट की यूज करी कैंपेनशिप्स में, राइट? अब आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, अपनी सीट का ख्याल आप अलग रख रहे हो, उसी का ही। तो जगजीवन राम ने केस फाइल कर दिया, भाई रायबरेली के आसपास प्रयागराज इलाहाबाद पड़ता है तो सारे केस वहां जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आती है कि इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन ही वाज नो मोर ऑन एमपी, दोबारा इलेक्शन कराओ एमपी के। अब भाई यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है, डेट्स याद रखिए, 12 जून को जजमेंट आई थी, राइट? एक पॉइंट आपने ऐसे याद रखना है। दूसरा पॉइंट, द अपोजिशन पार्टी इज लेड बाय जेपी नारायण, राइट? जो अपोजिशन पार्टी के एक और मतलब अच्छे खासे लीडर थे, जेपी नारायण, ऑर्गेनाइज अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्ली रामलीला ग्राउंड। इन्होंने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जो सबसे बड़ी रैली का ग्राउंड है, यहाँ पर मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर दिया, लोग इकट्ठा कर दिए, राइट? कब? 25 जून 1975 को, ऑन 25th of June 1975 को। एंड जेपी अनाउंस अ नेशन वाइड सत्याग्रह, सत्याग्रह अनाउंसमेंट कर दी, राइट, फॉर हर रेजिग्नेशन एंड आस्क द आर्मी एंड पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर। दिखती बात है कि भाई जब यहाँ पे प्रधानमंत्री इस तरीके से यूज कर रहा है तो यार उसके अगेंस्ट में उसकी रेजिग्नेशन के लिए हमें मार्च तो निकालनी पड़ेगी, प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। आज इसने मतलब इंदिरा गांधी जी ने, आज हमारी गवर्नमेंट ने ये यूज करा, कल को और कुछ यूज करे तो। अब अपोजिशन पार्टी तो आपको दिखती बात है बस मौका ढूंढती है किसी तरीके से चौका मारने के लिए। अब उसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ वो बात की बात है, कौन जीतेगा हारेगा, राजनीति करनी है बस। 12 जून 1975, 12th of June 1975 को जजमेंट आई, 25th of June 1975 को रामलीला ग्राउंड के बाहर लोग इकट्ठा हो गए, अपोजिशन इकट्ठा हो गया, इंदिरा गांधी की रेजिग्नेशन की डिमांड करने लगा, राइट? अब इंदिरा गांधी जी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के अलावा, क्योंकि उनके पास ये पावर, राइट? तो भाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस को इंदिरा गांधी ने, देखो आप कैसे रिस्पॉन्ड किया, बाय डिक्लेयरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन 25th of June 1975. The government argued that there was a threat of internal disturbances and therefore she imposed emergency under Article 352 of the Constitution. During the national emergency, Indian Constitution provided special powers. गवर्नमेंट ने बोला हमारे कंट्री के इंटरनली बहुत डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है, काफी खतरा मतलब देखा जा रहा है, थ्रेटेंड, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है बिना इमरजेंसी को प्रोक्लेम कराने का।
तो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इंपोज करा दी अंडर आर्टिकल 352 के। और ड्यूरिंग द इमरजेंसी कुछ स्पेशल प्रोविजंस आ जाते हैं, कुछ स्पेशल पावर्स ट्रांसफर हो जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर अच्छा मतलब स्टेट नेशनल इमरजेंसी इंपोज करा दी, राइट। अब कौन सी स्पेशल पावर आती है ये भी आपने ध्यान रखना, राइट। वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन्स प्रैक्टिकली suspended and all the power are concentrated in the hands of the union government। क्या है कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो भाई प्रैक्टिकली जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है ना वो सस्पेंड हो जाती है और सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है, इनके हाथ में आ जाती है, राइट। सेकेंडली, द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो जाते हैं, कर्टेल्ड हो जाते हैं, कट जाते हैं, राइट। थर्ड, emergency is seen as an extraordinary condition in which normally Fakhruddin Ali Ahmed was recommended to impose emergency by Indira Gandhi and immediately issued proclamation which was observed implemented on next day। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करे। अब इंदिरा गांधी जी ने तो मैसेज दिया था कि भाई हमें नेशनल इमरजेंसी इंपोज करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं था। कंट्री की सिचुएशन इंटरनली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है, बहुत खतरा मतलब मंडरा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो भाई अब तो नेशनल इमरजेंसी लगानी बनती है। और हाँ ध्यान रखना, जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है कुछ स्पेशल पावर आ जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास। ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, राइट। तो अब हम समझेंगे दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पोजिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के परिणाम क्या रहे थे, राइट। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस रहेगा हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेकंड कॉन्सिक्वेंस रहेगा एंड ऑफ एजुटेशन एंड प्रेस सेंसरशिप। थर्ड कॉन्सिक्वेंस प्रिवेंटिव डिटेंशन। फोर्थ कॉन्सिक्वेंस सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस ऑन हैबियस कॉर्पस। लास्ट कॉन्सिक्वेंस, फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इस तरह आपने मार्क कर लेना है पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे। तो अंडर इमरजेंसी प्रोविजन सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। इमरजेंसी के चलते सभी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, राइट, इंक्लूडिंग द राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू रिस्टोर दीज राइट्स। ये भी इंक्लूड है। राइट टू अप्रोच द कोर्ट ये भी छीन लिया जाता है, इसको भी बैंड कर दिया जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज एंड ऑफ एजिटेशन एंड प्रेस सेंसरशिप, राइट। एजिटेशन नहीं कर सकते, स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रेस सेंसरशिप को अब भाई प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, तब जाके वो कोई चीज पब्लिश कर पाएगा, राइट। तो ये भी सेकेंड कॉन्सिक्वेंस था। जैसे हम बात करें स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट वर बैंड एंड मैनी अपोजिशन लीडर्स, कई सारे अपोजिशन लीडर्स वर जेल्ड, जेल में डाल दिए गए थे, राइट। दिखती बात है कि अगर एजिटेशन प्रोटेस्ट बैंड है तो ऑब्वियसली यार अगर कोई दिखेगा प्रोटेस्ट करता हुआ या कोई भी ऐसी एक्टिविटी तो जेल में तो डाला जाएगा, राइट। क्रिएटिंग अ टेंस बट क्वाइट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। टेंस मतलब टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत क्वाइट बन गया था, राइट। एंड द गवर्नमेंट इम्पोज प्रेस सेंसरशिप रिक्वायरिंग न्यूज़पेपर टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर पब्लिश मटेरियल। कोई भी मतलब एक ये भी कंडीशन रख दी गई थी, राइट, कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश हो रहा है तो बेसिकली उसको प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, राइट। तो एक ये कॉन्सिक्वेंस देखा गया। थर्ड कॉन्सिक्वेंस प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंसिवली यूज किया था गवर्नमेंट ने, राइट। अब देखो इसमें क्या है, क्लास 11th में भी बताया जाता है। तो द गवर्नमेंट यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन टू अरेस्ट पीपल। इसमें होता यह है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, राइट। मतलब कहीं वो गलत एक्टिविटी ना कर दे, कहीं वो इलीगल ऐसी क्राइम ना कर दे, इससे बेटर उसको उठा के जेल में पटक देते, राइट। तो गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक्सटेंसिवली प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया था। इसमें गवर्नमेंट को ना रीजन नहीं चाहिए, राइट, to arrest people based on suspicion rather than actual offense, right। और इसमें many political worker were detained, कई political worker arrest कर लिए गए थे and could not challenge their detention in court, but वो political worker challenge नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, challenge नहीं कर सकते, right।
इट मींस हैबियस कॉर्पस रिट भी छीन लिया गया था, जबकि कई हाई कोर्ट ने अपील करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट से कि एटलीस्ट हैबियस कॉर्पस रिट तो छोड़ देते, राइट। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस देखा गया, राइट। सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस ऑन हैबियस कॉर्पस, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखना किस चीज को लेके, ऑन हैबियस कॉर्पस, जबकि हैबियस कॉर्पस एक रिट है। टोटल 5 रिट होते हैं। अब मैं क्लास 11 को तो यहाँ नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हाँ भाई मतलब क्लास 11 पढ़ाता हूँ, बट मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस आपने रिकॉल करना है। ये रिट राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो क्लास 11 में, राइट। चलो खैर, इन अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड हाई कोर्ट जजमेंट allowing the government to suspend citizen right to life and liberty during the emergency। यहां तक कि मतलब ये लगने लगा था लोगों को कि यार अब तो कोर्ट के भी दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, ये सब कुछ मतलब यू नो एंड हो चुका है एक तरीके से। तो इसे ही हम मिसयूज ऑफ राइट्स कहेंगे, राइट। गवर्नमेंट ने अधिकार का बहुत तगड़ा मतलब गलत यूज किया, इवन दो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई भी अपना बैठा दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमित नाथ रे, राइट। तो भाई ये सारी चीजें देखी गई थी इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंस में। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया था गवर्नमेंट ने, राइट। इसको हम 42nd अमेंडमेंट भी कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, राइट। इसमें यह था कि कुछ सेवरल चेंजेस वर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एन अमेंडमेंट स्टार्टिंग दैट इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। भाई इनके इलेक्शन को कोई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इवन दो इसके बाद 42nd अमेंडमेंट भी आता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहते हैं। उसमें ये करने की कोशिश करी थी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर रिड्यूस कर दी जाए, 5 ईयर से 6 ईयर टेन्योर कर दिया गया, राइट। तो ये सारे अमेंडमेंट देखे गए थे, मतलब आपको मैं बता रहा हूं जस्ट फॉर नॉलेज, तो आप सबने ये याद रखना है, राइट। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी ये थे, पॉइंट वाइज आपने याद रखना है, राइट। 5 कॉन्सिक्वेंस में लिख दोगे ना तो बहुत सफिशिएंट, राइट। तो अब हम आगे चलेंगे, तो अब हम समझेंगे लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, राइट। क्या क्या लेसन्स देखे गए इमरजेंसी के चलते, ध्यान देना, राइट। द इमरजेंसी इज एट वंस ब्रॉट आउट बोथ द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। वीकनेसेस भी देखी गई, स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ये दोनों चीज देखी गई, राइट। मतलब कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शंस का मतलब खत्म हो जाना, एक तरीके से डेमोक्रेटिक क्राइसिस आ जाना, राइट। दो देयर आर मैनी ऑब्जर्वर, कई ऑब्जर्वर का मानना था who think that India ceased to be democratic during the emergency, right? It is not worthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time। एक छोटे से टाइम में नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को रिज्यूम करना भी आसान नहीं था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है। एक आपने बेंचमार्क ले लेना है कि भाई लेसन्स ये थे, राइट। अब हम एक एक करके लेसन्स पढ़ेंगे एग्जैक्टली जो इमरजेंसी के चलते हमने देखे। तो वन लेसन ऑफ इमरजेंसी इज दैट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है इंडिया से लोकतंत्र को मिटाना, इंडिया से डेमोक्रेसी को दूर करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो बहुत डिफिकल्ट है भाई। 2025 आने वाला है, समझ सकते हो अब। सेकेंडली, it brought out some ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since internal emergency can be proclaimed only on the grounds of armed rebellion। अब यहां पर मैं रुकूंगा, यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा। पहले क्या होता था, कंट्री के इंटरनली कोई भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगी, एजिटेशन अगर लार्ज स्केल पे देखा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी को प्रोक्लेम कराने के लिए प्रेसिडेंट से बोल देता था। बट द थिंग इज, इस प्रोविजन को बदलना बहुत जरूरी है भाई, राइट। जब तक ग्राउंड पर आर्म्ड रिबेलियन, हथियार लोग ना उठा ले, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी। और एक चीज, एंड इट इज नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स राइटिंग रिटर्न में दें कि भाई इमरजेंसी प्रोक्लेम होनी चाहिए प्रेसिडेंट को,
तब जाके प्रेसिडेंट सोचेगा कि हाँ इमरजेंसी लगानी है या नहीं। पहले क्या था, पहले कोई भी एजिटेशन, कोई भी प्रोटेस्ट या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इमरजेंसी प्रोक्लेम करा देता था प्राइम मिनिस्टर, करा देते थे। तो भाई देखो क्या होता है कि कुछ चीजों में चेंज करना ना बहुत जरूरी है, बदलना कुछ प्रोविजंस को, नहीं तो भाई जैसा मिसयूज, जिसे कहते हैं मिसयूज ऑफ पावर, वो होता रहता है। जैसे कहते हैं मिसयूज ऑफ पावर, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कुछ प्रोविजन को बदलना जरूरी है, राइट। तो भाई ये कर दिया गया कि आप जो है ग्राउंड पर अगर आर्म्ड रिवेलियन, हथियार नहीं उठा लेंगे लोग तो इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं होगी, और रिटर्न में चाहिए होगा आप भाई, राइट। तीसरा लेसन, थर्डली द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टी। इमरजेंसी ने मतलब इमरजेंसी से कई लोगों को अवेयरनेस दे दी थी, मतलब एक कह सकते हैं अवेयरनेस, स्ट्रिक्टनेस, राइट। लोगों को पता चल गया था वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज, राइट। द कोर्ट्स टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल। और भाई कोर्ट ने इमरजेंसी के बाद बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, राइट। किस चीज को लेके, सिविल लिबर्टीज को लेके, ऑफ द इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल्स की सिविल लिबर्टी को लेके, सिविल लिबर्टीज को लेके, राइट। तो आपने ध्यान रखना है, ये लेसन्स थे, राइट, जो इमरजेंसी के चलते हमने देखे थे। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, चांसेस है आने के भाई, क्वेश्चन भैरू भी आए, कुछ भी आ सकता है। भाई इज दैट क्लियर? तो अब हमारा जो टॉपिक है वो शिफ्ट हो जाएगा, बट आगे जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। भाई देखो भाई, इमरजेंसी के चलते इश्यूज भी देखे गए थे, इश्यूज, राइट। अब आपने ध्यान देना है कौन कौन सी इश्यूज। भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्या है कि अर्ली मंथ ऑफ इमरजेंसी से लोग बहुत खुश थे। जैसे लॉकडाउन लगा था तो लोग बहुत खुश थे, बर्गर बना लो, पिज्जा बना लो, पता नहीं क्या क्या। स्टार्टिंग में लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे वेजेस बढ़ेंगे, ऐसा। तो स्टार्टिंग में लोग बहुत मतलब हैप्पी थे, खुश थे। विद टाइम लोगों को पता लगने लगा कि यार दिक्कतें बढ़ती चली जा रही। और भाई डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के डिफरेंट व्यूज थे, ऑब्वियसली सबके थॉट्स अलग होंगे, राइट। विद टाइम ऐसा हुआ कि क्रिटिक्स क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब क्रिटिक्स का काम क्या है? क्रिटिसाइज करना, आलोचनाएं करना। भाई क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लोगों का डाइवर्ट अटेंशन कर रही है, माइंड अटेंशन, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रही है, कुछ लोगों का ये मानना है। भाई क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, ये बोल के कि हमें प्रो पुअर प्रोग्राम लॉन्च नहीं करने दे रहे थे लोग, गरीबों का भला नहीं करने दे रहे थे लोग, वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं लाने दे रहे थे, राइट। बहुत ज्यादा रुकावटें डाल रहे थे। मैं 10 पॉइंट प्रोग्राम लेके बैठी हूँ, मुझे कोई प्रोग्राम्स मतलब कोई पॉलिसी नहीं लॉन्च करने दे रहा है, एजिटेशन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब भाई इंदिरा गांधी जी पॉलिटिक्स सीख गई थी अब तक, तो ये उन्होंने एक मतलब बात बोल दी कि मेरे काम करने में बड़ी अड़चने आ रही थी, मुझे प्रो पुअर प्रोग्राम लॉन्च नहीं करने दिया जा रहा था, और भाई अगर कंट्री में प्रोटेस्ट बढ़ेगा, ये वो तमाम तरीके का, तो मेरे को दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इमरजेंसी। स्टार्टिंग मंथ में तो खुश थे, बट हाँ विद टाइम समझ में आया कि भाई दिक्कतें हैं। इमरजेंसी का फुल पार्ट क्लियर है? डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। लास्ट में मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि भाई व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो आपने ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी जी ने तो बिल्कुल ये बोल दिया कि भाई मैंने तो 20 पॉइंट 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करे थे, बस उसमें दिक्कतें आ रही थी, वो मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग चल नहीं रहा था, और भाई गवर्नमेंट अच्छे से चलाने नहीं दे रहे थे, इस वजह से मैंने इमरजेंसी। क्रिटिक्स क्रिटिसाइज कर रहे थे कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ऐसा सब कुछ बोल रही है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। राजनीति इमरजेंसी के बाद कैसे चली, राइट। तो ध्यान देना, 1977 इलेक्शन turned into a referendum on the experience of the emergency, at least in North India, where the impact of the emergency was felt most strongly. नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी के बाद बहुत तगड़ा इंपैक्ट देखा गया,
जहां कांग्रेस का बहुत बोलाबाला था 71 के इलेक्शन, तगड़ा इम्पैक्ट देखा गया, राइट। द अपोजिशन फॉट द इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। अब जब 77 में इलेक्शन की बारी आई तो सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अपोजिशन का कहना था, और अपोजिशन इस स्लोगन पे इलेक्शन लड़ रहा था 77 का, सेव डेमोक्रेसी। अपोजिशन का ये स्लोगन था, डेमोक्रेसी सेव रखनी है तो भाई चुन लेना हमें, राइट। द पीपल्स वर्डिक्ट वाज डिसिसिवली अगेंस्ट इमरजेंसी, राइट। तो इमरजेंसी के भी कुछ लोग बहुत खिलाफ थे एंड ऑल, जो भी है हमने देखा ही है, इमरजेंसी के चलते ये चीज हुई थी। बट स्टिल 77 का इलेक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल फेस याद रखना है आप सब, समझ पा रहे हो ना। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ था, क्या था इलेक्टोरल कंटेस्ट, भाई पेशेंस रखो बस। अब देखो लोकसभा इलेक्शन 77, in January 1977 after 18 months of emergency the government decided to hold election। इमरजेंसी के 18 मंथ के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इलेक्शन होल्ड होंगे। अकॉर्डिंगली ऑल दी लीडर्स, जितने भी लीडर्स थे, एक्टिविस्ट, ओए 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 सब छूट गए, वर रिलीज्ड फ्रॉम जेल्स, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किए गए थे। इलेक्शन वर एंड इन मार्च 1977। सीयूईटी में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बाकी 1 मार्क्स क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, ऑल दी मेजर अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन से पहले सारी मेजर अपोजिशन पार्टी इकट्ठा होती है एंड फॉर्म द न्यू पार्टी, नई पार्टी बनाती है, नोन एज जनता पार्टी, अंडर द लीडरशिप ऑफ ओए 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 जयप्रकाश नारायण, नारायण नारायण। Some leaders of the Congress who were opposed to the emergency also became part of this new party। ये तो होता ही है राजनीति में। राजनीति कब पलट जाए और कौन सा नेता कब पलट जाए कुछ नहीं पता, यहाँ राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस के कुछ लीडर भी मतलब इमरजेंसी का अपोज कर रहे थे, इंदिरा गांधी का अपोज कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के विरोध में थे, तो वो सारे लीडर्स मतलब वो कुछ लीडर्स भी इस पार्टी का पार्ट बनते हैं। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी, राइट। द जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी, राइट। इट कैंपेन वाज फोकस्ड ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द रूल। जनता पार्टी का सारा कैंपेनशिप, सारे एडवर्टाइजमेंट नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द रूल, राइट, इस चीज पर था कि भाई देखो डेमोक्रेसी सेव रखनी है ना, जनता के बीच जाके, मतलब भाई आपके सामने हम इस स्लोगन से आ रहे हैं कि हम अपने डेमोक्रेसी को सेव रखेंगे, और आपके सामने आप सब देख चुके हो कि इमरजेंसी के चलते क्या क्या चीजें हुई, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जनता पार्टी का पूरा फोकस कैंपेनशिप के अंदर मतलब इसी चीज को लेके था, नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द रूल एंड द वेरियस एक्सेसेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो जो चीज इमरजेंसी के पीरियड में हुई थी वही मुद्दे उछालने की कोशिश कर रहे थे सारे अपोजिशन पार्टी मेजरली और जनता पार्टी, कि भाई देख लो अगर आपने डेमोक्रेसी सेव रखनी है, लोकतंत्र सेव रखना है, तो बस इस इलेक्शन में तो साथ दे दो। 71 में तो नहीं दिया था आपने, राइट, बट अब देना पड़ेगा, राइट। अब पब्लिक के पास भी कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करें, सिंपल। In the backdrop of arrest of thousands of persons and the censorship of the press, the public opinion was against the Congress। बहुत से लोग कांग्रेस के खिलाफ भी हो गए थे। अब क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई और इमरजेंसी ने बहुत कुछ सिखा दिया, और डेमोक्रेटिक क्राइसिस इमर्ज हो गया, तो भाई पॉलिटिकल क्राइसिस, बहुत सी चीजें नेगेटिव देखी गई, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो हमें भाई जिताना ही पड़ेगा, सिंपल। जयप्रकाश नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पॉपुलर सिंबल बने थे जयप्रकाश नारायण डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन को लेके, राइट। एंड द फॉर्मेशन द जनता पार्टी आल्सो इंश्योर्ड दैट नॉन कांग्रेस वोट्स वुड नॉट बी डिवाइडेड। और जनता पार्टी सक्सेस हो पाई थी, राइट। मतलब जनता पार्टी को ऐसा नहीं है कि नॉन कांग्रेस वोट डिवाइड हो गए, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब देखो सारे अपोजिशन मिलके इकट्ठा हो गए, सिंपल, सबके फेस पर वोट पड़ा। जैसे आज के टाइम पर इंडिया अलायंस है, मेजोरिटी आज भी मतलब माइनॉरिटी में इंदिरा, माइनॉरिटी में इंडिया अलायंस है, बट स्ट्रांग है, अपोजिशन स्ट्रांग है पार्लियामेंट के अंदर एज नाउ, आज के टाइम, राइट। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट पार्लियामेंट में अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है,
आप सब जानते ही हैं, इंडिया अलायंस। तो भाई इस टाइम पर आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता पार्टी ऑल्सो इंश्योर्ड दैट नॉन कांग्रेस वोट वुड नॉट बी डिवाइडेड। वोट डिवाइड नहीं होने दिए जनता पार्टी ने, एक तरफा गिर गया इनको वोट, राइट। और फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, पहली बार आजादी से कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शन। पहली बार कांग्रेस हारी है, राइट। एंड द कांग्रेस could win only 154 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, ओनली इतनी सीट जीत पाई। इट्स शेयर ऑफ पॉपुलर वोट्स फेल टू लेस देन 35%। 35% से भी कम सीट मिली मतलब कांग्रेस को। एंड द जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज 330 आउट ऑफ 542 सीट्स, जनता पार्टी ने इतनी जीत ली, राइट। इन द लोकसभा इलेक्शन जनता पार्टी ने अपने दम पे 295 सीट जीती थी, राइट। एंड दस एंजॉयड अ क्लियर मेजोरिटी, और जनता पार्टी अपने पूरे मेजोरिटी को एंजॉय कर पाई थी 1977 के लोकसभा इलेक्शन। अब इस जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े फेस थे, कुछ कांग्रेस के भी आ गए थे, इवन दो जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, बहुत से लोग थे, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, राइट। अभी हम देखेंगे जनता पार्टी का फॉल कैसे होता है, ये समझना ध्यान से, लेकिन आउटकम तक पहले समझो कि हाँ इलेक्टोरल कंटेस्ट ये था और इस तरीके से जनता पार्टी 77 का इलेक्शन जीती थी, राइट। एक पॉइंट और समझना है, द फोर्स रेलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स स्टेरिलाइजेशन वर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन दी नॉर्दर्न स्टेट। मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट में ज्यादा कंसंट्रेट किया गया था, नॉर्थ स्टेट में, राइट। मैं कहता हूं नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में काफी इंपैक्ट देखने को मिला, जहां कांग्रेस का बहुत तगड़ा बोलाबाला था, राइट। बट मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ इंडिया हैड एक्सपीरियंस सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। और नॉर्थ इंडिया में एक लॉन्ग टर्म चेंजेस देखने को मिला, लॉन्ग टर्म चेंजेस नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन का, राइट। द मिडिल कास्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जितनी भी मिडिल कास्टेस थी नॉर्थ इंडिया की, वर बिगिनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस, उन्होंने शुरुआत कर दी थी कांग्रेस से दूर जाने की, राइट। एंड द जनता पार्टी बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर मैनी ऑफ दिस सेक्शन। जनता पार्टी इन सेक्शन का मतलब इन सेक्शन के लिए, मिडिल कास्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गई थी, राइट, टू कम टुगेदर, ताकि कांग्रेस से दूर जनता पार्टी के पास। इन दिस सेंस द इलेक्शन ऑफ 77 वर नॉट मेयरली अबाउट द इमरजेंसी। इस सेंस से ना एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि खाली इमरजेंसी के बारे में नहीं है, बट लोग परेशान हो गए थे भाई कई कई चीजों से। ऑल्दो हमने बैकग्राउंड पे इमरजेंसी पढ़ा है कि कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन भी वर्स थी, राइट। पूरा तीनों पार्ट हमने देखा है, काफी प्राइस हाई हो गए थे, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग भी नॉर्मल नहीं थी, डेमोक्रेटिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, मिसयूज ऑफ पावर्स, काफी चीजें देख भाई। जनता पागल नहीं है, पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को सब दिखता है, राइट। तो इलेक्टोरल कंटेस्ट और जनता पार्टी की जीत किस तरीके से हुई ये सबको क्लियर हो, आई होप बढ़िया से। जनता पार्टी जीत जरूर गई थी, लेकिन जनता पार्टी फंसेगी, अब आप समझना ध्यान से, राइट। जनता गवर्नमेंट को समझो अब ध्यान से, लास्ट टॉपिक है। द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर आफ्टर द 77 इलेक्शन वाज फार फ्रॉम कोहेसिव। जनता पार्टी पावर में कब आई? 77 इलेक्शन के बाद। एंड आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद देयर वाज स्टिफ कंपटीशन अमंग थ्री लीडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भाई इलेक्शन जीतने के बाद पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेके तीन लीडर में स्टिफ कंपटीशन बन गया। तीनों लीडर्स के मन में भाई अपना सेल्फिश रीजन था पार्टी को सपोर्ट करने का। जगजीवन राम को ऐसा लगता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, मुरारजी देसाई को ऐसा लगता था मुझे बनाया जाए, चौधरी चरण सिंह अपने उसमें थे। तो भाई तीनों लीडर थे, मुरारजी देसाई हु वाज द राइवल टू इंदिरा गांधी एवर सिंस 1966-67, चरण सिंह लीडर ऑफ द भारतीय लोकदल, फार्मर्स लीडर फ्रॉम यूपी, जगजीवन राम हु हैड द वास्ट एक्सपीरियंस एज अ सीनियर मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट। तीनों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, बट कहानी कहां फंस गई? लालच। लालच, और लालच बुरी बला है, राइट। तो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, ये अलग से नोट कर लेना भाई। यहीं से जनता पार्टी फॉल होनी स्टार्ट हो गई। इवेंचुअली मोरारजी देसाई को बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बना भी दिया गया, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एन एंड। पार्टी के अंदर पावर स्ट्रगल एंड नहीं हुआ, मोरारजी देसाई को बेशक बना दिया गया हो क्या प्राइम मिनिस्टर,
यहीं से तो मजा आ रहा है भाई। अब पॉलिटिक्स में ये चीज तो हो नहीं है, राइट। एनडीए अलायंस का आज के टाइम पे भरोसा है, लेकिन इंडिया अलायंस का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। द जनता पार्टी स्प्लिट एंड द गवर्नमेंट which was led by Morarji Desai lost its majority in less than 28 मंथ, नहीं करो इसको 18 मंथ कर लो। 18 मंथ से भी कम टाइम पे जनता पार्टी ने मेजोरिटी गवा दी, मोरारजी देसाई ने, राइट। अनदर गवर्नमेंट हेडेड बाय चरण सिंह, अनदर गवर्नमेंट के हेड कौन थे, चरण सिंह, वाज फॉर्म्ड ऑन द एश्योरेंस ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, but still the Congress party later decided to withdraw its support, with the result that the Charan Singh government could remain in power for just about 4 months. अनदर गवर्नमेंट के हेड कौन थे, चरण सिंह। कांग्रेस के थ्रू इनको सपोर्ट काफी मिल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद सपोर्ट भी विड्रॉ कर लिया। कुछ टाइम के बाद सपोर्ट भी, मतलब 4 महीने के अंदर सपोर्ट भी विड्रॉ कर लिया, राइट। ध्यान से आपने एक एक चीज को समझना है भाई, एक एक चीज पकड़ो यहाँ पे। फ्रेश लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन जनवरी 1980। जब 18 महीने से भी कम समय में लोकसभा डिसोल्यूट हो जाएगी, भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इलेक्शन तो होंगे। दोबारा इलेक्शन होल्ड हुए 1980 में, इन विच द जनता पार्टी सफर्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट। ये तो होना ही था। अब इंदिरा गांधी को मौका मिल गया दोबारा से अपनी पावर को रिस्टोर करने का, कांग्रेस को बाउंस बैक कराने का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया जहां से पलटे थी, वेर इट हैड स्वेप्ट द पोल इन 1977, जहां पे स्वैप कर दिया था जनता पार्टी ने कांग्रेस का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से, वहां पे दोबारा अब आ गए, दोबारा आ गए रिस्टोर करने, राइट। तो कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स ग्रेट विक्ट्री इन 1971। दोबारा इंदिरा गांधी जी ने रिपीट कर दिया 1971 में जो रिस्टोरेशन किया था, अब दोबारा 80 में कर दिया। पॉलिटिकल फेस को मार्क कर लेना, माइंड में रख लेना गाइस। 6 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, 4 मार्कर भी आने के चांसेस रहते हैं। तो इट वॉन 353 सीट्स एंड केम बैक टू पावर। कितने सीट के साथ कम बैक किया, 353 सीट, स्पेशल मेजोरिटी आ गई, राइट। द एक्सपीरियंस ऑफ 77-79 taught another lesson in democratic politics। इस मतलब 77 और 79 के एक्सपीरियंस ने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को, कांग्रेस को एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का अनदर लेसन भी दिखा दिया। और इंडियन पॉलिटिक्स का ये भी मतलब अनदर लेसन भी बोला जाता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, अनदर लेसन। एक अलग लेसन ये भी था 77 और 79 का पीरियड, खाली इमरजेंसी ही नहीं, ये भी एक एक पॉइंट ध्यान रखने हैं, राइट। सो गवर्नमेंट्स दैट are seen to be unstable and quarrelism are severely punished by the voters। क्या है कि वोटर्स को अगर ये लगेगा कि नहीं गवर्नमेंट्स भाई अनस्टेबल है, गवर्नमेंट जनता के फेवर में वर्क नहीं कर रही है, या फिर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उसे तो पनिश करेगी, तो पनिश किया जाएगा वोटर्स के थ्रू। अब वोटर्स सजा तो देंगे ही भाई। आज की डेट में अगर हमारी रूलिंग गवर्नमेंट अच्छी वर्किंग नहीं करेगी, अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाएगी, तो हम वोटर्स क्या करेंगे, नहीं देंगे उसे वोट भाई, नहीं देंगे। यही तो पॉलिटिक्स है, इमरजेंसी के बाद की पॉलिटिक्स यही तो देखी गई थी गाइस। आई होप समझ आ गया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर को अच्छे से मतलब पढ़ो, अच्छे से याद रखो। बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी, लेसन्स ऑफ इमरजेंसी, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, एंड लास्ट में जनता गवर्नमेंट का इलेक्टोरल कंटेस्ट के साथ अच्छे से पढ़ लो। याद रखना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। और लेगेसी आपने अच्छे से रीड करनी है प्यारे बच्चों की तरह। चेंज इन कांग्रेस पार्टी नेचर, फर्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, बैकवर्ड्स कास्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। लेगेसी आपको मैं रीड करने के लिए दे रहा हूँ, या आप अच्छे से रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ऑलरेडी आपने 1964 से पॉलिटिक्स अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो प्लेलिस्ट पकड़ो, फटाफट से वीडियो पकड़ो, स्टार्ट कर दो, और आज ही ये वर्ग खत्म कर दो, ये काम खत्म कर दो भाई, तभी समझ में आएगा आपको, राइट। फिलहाल तो इसके बाद कुछ नहीं है इस चैप्टर में। सीबीएसई ने जो सिलेबस अपडेट किया है 2024-20, सीबीएसई के थ्रू जो सिलेबस अपडेट हुआ है, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर कवर हो चुका है। दैट इज ऑल फॉर माय साइड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर।